हमारी ताकत दिखा रही है। पुलिस प्रशासन की मनमानी कहाँ से? नमस्कार, मैं हूं आभास और देशबंधु डिजिटल के एमपी न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लंबित और विवादित प्रमोशन में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के मसले पर देश की शीर्ष अदालत ने इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को अगले 3 महीने के भीतर पूरी तरह निपटाने का फैसला लिया है, जिसके लिए जल्द ही एक विशेष उचित पीठ का गठन किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की पीठ ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा दायर की गई त्वरित सुनवाई यानी अर्ली हियरिंग की याचिकाओं पर विचार करते पारित किया है। कोर्ट ने माना कि यह मामला लाखों कर्मचारियों के भविष्य और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसका जल्द निराकरण आवश्यक है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ इस मामले में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक प्रदेश हाई कोर्ट इस विवाद से जुड़े किसी भी केस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकेगा। ज्ञात हो कि इससे पहले जुलाई 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पदोन्नति पर इस अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था और अंतिम सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच गठित करने की बात कही थी, लेकिन अब पूरा मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में आ गया है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश शासन की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में 6 अलग अलग सिविल अपील और स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी काफ़ी समय से लंबित है, जिसमें अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के कई कर्मचारी संगठन प्रतिवादी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वर्ष 2002 के पदोन्नति नियमों को जबलपुर हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि बिना उचित डेटा और नियमों के पदोन्नति में आरक्षण देना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। हाईकोर्ट के 2016 के इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। पिछले 10 वर्षों से मामला न्यायालयों में उलझे होने के कारण राज्य के लाखों अधिकारी और कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 महीने की समय सीमा तय किए जाने से अब उम्मीद जागी कि नवंबर 2026 तक इस विवाद का निराकरण हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को गति देने के लिए 10,630 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को 12 मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपए के ऋण के लिए शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसी तरह चयनित राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों की श्रेणी को 22 मार्गों के स्वामित्व को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय भी लिया गया तथा 3,960 करोड़ रुपए की लागत से सिवनी बालाघाट के 91.64 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निर्धन और कमजोर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित 19 योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह योजनाएं समाज के गरीब, कमजोर, निर्धन, निराश्रित, वरिष्ठजनों, कन्या विवाह, निकाह सहायता, दिव्यांगजनों, नशा पीड़ितों एवं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं समग्र विकास से संबंधित है। मंत्रिपरिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवंबर 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इसके अनुसार संगठित पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में स्थित निजी कृषि भूमि पर स्थापित स्थावर परिसंपत्तियों को छोड़कर कृषि भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की तत्समय प्रभावशील दर से अनुसार संगणित मूल्य से दोगुनी राशि भी पुनर्वास अनुदान के रूप में दी जाएगी। नीति के अनुरूप प्रारूपों में आवश्यक संशोधन कर विभाग अपने स्तर से जारी कर सकेगा और अतिरिक्त आवश्यक प्रारूपों को भी जारी कर सकेगा। राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एवं रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना संबंधी योजना के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिली है। वहीं अतिथि गृह के उन्नयन और संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिवर्तित धाराओं में कार्यवाही के लिए ईओडब्ल्यू को अधिकृत करने के लिए अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति मिल गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का प्रस्ताव आना था, जिस पर फैसला होना बाकी है। इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जिससे पहले राज्य सरकार को अपना रुख साफ करना है। वहीं कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने का प्रस्ताव आना था, जिस पर फैसला होना बाकी है। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है, जिससे पहले राज्य सरकार को अपना रुख साफ करना है।
प्रदेश में राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए अतिथि शिक्षकों की नई भर्ती का विस्तृत आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के तहत प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में खाली पड़े लगभग 5000 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आज 25 अगस्त से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद जिला और विकासखंड स्तर पर कमेटियों द्वारा योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। रिपोर्ट के अनुसार इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन विकासखंड और जिला स्तर पर पहले से तैयार स्कोर कार्ड और मेरिट पैनल के आधार पर किया जाएगा। जिन भी सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पद खाली हैं, वहां संबंधित विषयों के लिए अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बार पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रखा गया है ताकि किसी भी तरह की विसंगति ना हो। चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2026 से सीधे ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। 21 अगस्त से शुरू हुए धरने में ब्यावरा के निवासी नरेंद्र सिंह राजपूत निर्जल अनशन पर बैठे थे। मंगलवार को उनके अनशन का 5वां दिन था और लगातार पानी न पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। नरेंद्र राजपूत की बिगड़ती हालत को देखकर प्रशासन और भारी पुलिस बल नीलम पार्क पहुंचा। पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके न मानने पर पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक उठाकर अस्पताल पहुँचा दिया। मौके पर इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ग 3 में लगभग 25,000 पद खाली हैं और वर्ग 2 में प्रति विषय में कम से कम 3,000 पदों की वृद्धि की जाए। इसके अलावा वे भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने और दूसरी काउंसलिंग कराने की मांग पर भी अड़े हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण वे इस कड़ाके के आंदोलन और भूख हड़ताल के लिए मजबूर हुए हैं। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार आधिकारिक तौर पर पदों में वृद्धि नहीं करती, उनका यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी मामले में जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में शहर के चर्चित भागीरथपुरा दूषित पानी कांड को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच आयोग द्वारा सौंपी गई 600 से अधिक पन्नों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से बांटने या सर्कुलेट करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता प्रभात पांडे ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सोमवार को एक अंतरिम आवेदन देकर मांग की थी कि सीलबंद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और इसकी प्रति सभी याचिकाकर्ताओं को दी जाए। इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 600 पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट की प्रति वकीलों को भी नहीं बांटी जाएगी। केवल वही लोग इसे देख सकेंगे जिनका वकालतनामा इस मामले में पेश है। कोर्ट ने कड़े शब्दों में हिदायत दी कि इस रिपोर्ट के तथ्यों को लेकर मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला से जुड़े विषय को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर धार जिले में आधे दिन का सफल बंद रहा। इस बंद का व्यापक असर धार शहर सहित बदनावर, कुक्षी, सरदारपुर, मनावर, नालछा और पीथमपुर जैसे कई कस्बों और व्यापारिक क्षेत्रों में देखने को मिला। हिंदू संगठनों और सकल हिंदू समाज का आरोप है कि जिला प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक निर्देश देते हुए मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला परिसर से सटे दरगाह क्षेत्र के सर्वे नंबर 596 पर वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा था। हिंदू पक्ष का दावा है कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की भावना के विपरीत जाकर सर्वे नंबर 612 की भूमि पर नमाज अदा करने की व्यवस्था कर दी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह भूमि निजी कृषि भूमि है और इस नई व्यवस्था से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। मंगलवार सुबह से ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सड़कों पर निकले। कार्यकर्ताओं ने शहर के चौराहों और बाजारों में घूमकर व्यापारियों से स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आग्रह किया। दोपहर 11 बजे लालबाग परिसर में एकत्रित होकर प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम सामूहिक ज्ञापन सौंपा। दोपहर बाद बाजार और दुकान धीरे धीरे सामान्य रूप से फिर खुल गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रायसेन जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मामा कोचिंग क्लासेस शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और होनहार छात्रों को महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भर रहे बिना स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 10 से 15 सितंबर 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 सितंबर को प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित होगी। चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू के बाद 5 अक्टूबर से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस निःशुल्क कोचिंग के माध्यम से छात्र राज्य और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि MPPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य प्रमुख परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत छात्रों की फीस भरने के बजाय उन्होंने रायसेन में ही उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। जो छात्र सीधे प्रवेश नहीं पा सकेंगे उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग के विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।
मंगलवार को इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीनों पर अवैध कब्जा करने और कब्जा छोड़ने के बदले रंगदारी वसूलने वाले कुख्यात गुंडे मुख्तियार खान की करीब 4 करोड़ मूल्य की अवैध दुकानों और गोदामों को सीज कर दिया है। हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि मुख्तियार खान ने राधिका कुंज कॉलोनी में कई कीमती प्लॉटों पर टीन शेड और दुकानें बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। जब असली भूमि स्वामी अपनी जमीन वापस लेने आते तो वह कब्जा छोड़ने के बदले उनसे मोटी रकम की मांग करता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देता था। इसी मामले में रविवार को उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। पुलिस टीम जब मुख्तियार को लेकर उसके ठिकानों पर जांच के लिए पहुंची तो वहां अवैध शेड्स में बने गोदाम और कई दुकानें पाई गई। क्राइम ब्रांच ने जब इन संपत्तियों की खरीदी, रजिस्ट्री और मालिकाना हक से जुड़े पुख्ता कागजात मांगे तो मुख्तियार कोई भी संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। डीसीपी राजेश त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस ने मुख्तियार द्वारा अवैध रूप से हथियाई गई और व्यावसायिक इस्तेमाल में ली जा रही लगभग 4 करोड़ की अचल संपत्ति को मौके पर ही सीज कर लिया। इंदौर के निष्कासित पार्षद जीतू यादव की भाजपा में वापसी पर पार्टी के अंदर ही भारी विरोध शुरू हो गया है। जीतू यादव से पीड़ित रहे भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने इस फैसले के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलते नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को एक कड़ा पत्र लिखा है। कालरा ने पत्र में जीतू यादव की सदस्यता को तुरंत दोबारा निरस्त करने की मांग की है। कालरा ने अपने आधिकारिक पत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से गुहार लगाते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कालरा ने पत्र में जीतू यादव के पुराने मामलों और उनके द्वारा की गई गुंडागर्दी व तोड़फोड़ का विस्तार से जिक्र किया है। कालरा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जीतू यादव जैसे विवादित चेहरे कुछ बड़े स्थानीय नेताओं के इशारे पर राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा वाली छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने लिखा कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में वापस लेने से जमीनी स्तर पर काम कर रहे ईमानदार कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। ज्ञात हो कि 3 जनवरी 2025 को इंदौर में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा और जीतू यादव के बीच एक बेहद गंभीर विवाद हुआ था। आरोप लगे थे कि जीतू यादव और उनके समर्थकों ने कालरा के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और परिवार के साथ अभद्रता की थी। मामला राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहा, जिसके बाद भाजपा ने कड़ा कदम उठाते हुए जीतू यादव को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था। 18 अगस्त 2026 को भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन द्वारा इंदौर नगर निगम अध्यक्ष सुमित मिश्र को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई कि जीतू यादव का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है। बताया गया कि पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने पर और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने राज्य में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ, सोसाइटियों और ट्रस्टों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। प्रदेश में संचालित लगभग सभी 3.5 लाख एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत अब सभी संस्थाओं के लिए ई-साइन और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। अब तक कागजों में चलने वाले या फर्जी तरीके से बनी कार्यकारिणी की शिकायतों को रोकने के लिए सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली अनिवार्य की है। संस्थान नई कार्यकारिणी के लिए मंजूरी के लिए अब कोषाध्यक्ष के साथ साथ अध्यक्ष या सचिव में से किसी एक के डिजिटल ई-साइन होना बेहद ज़रूरी होगा। यदि किसी एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी का सालाना लेन देन 1 लाख रुपए या उससे अधिक है तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना अनिवार्य होगा। केवल ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि सीए द्वारा जारी किया गया UDIN भी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। राज्य के फर्म्स एवं संस्थाएं विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी 3.5 लाख संस्थाओं को हर साल अपनी गतिविधियों, आय, व्यय और कार्यकारिणी के बदलावों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर देनी होगी। जो संस्थाएं इस ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगी, ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में विफल रहेंगी, उनकी मान्यता या पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है या उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के केवल कागजों में चल रहे फर्जी एनजीओ को बंद करना, सरकारी अनुदान के दुरुपयोग को रोकना और संस्थाओं के वित्तीय लेखा जोखा को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है। डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के तहत अब आम जनता और प्रशासन भी एक क्लिक पर किसी भी एनजीओ की प्रामाणिकता जांच कर सकेगी।